हेलो एंड वेलकम गाइस टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज है 11 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पेज पर ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट मोस्टेशन स्टॉकिंग का केस दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे आप तीन सेक्शन याद रखिए। कभी आंसर में कोट करने का मौका मिले तो जरूर करना। जब भी आप इस तरह की चीजें लिखते हैं आंसर में, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। एक है सेक्शन 354 आउटरीचिंग मोडेस्टी ऑफ विमेन, 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड 354D स्टॉकिंग। ओके। कभी आपको अगर स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है और आपको वहां पर लिखना होता है तो उसमें ये लिखना पड़ेगा कि आप विमेन सेफ्टी इंश्योर कीजिए, विमेन प्लेयर की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए अगेंस्ट हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और सेक्सुअल थिंग्स। ओके। तो अगर ऐसे सेक्शन आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप उनको अपने आंसर में जरूर कोट करना। नेक्स्ट, यहाँ पर एक केस फाइल हुआ है रिगार्डिंग दैट, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए थे ना ये लोग, उसके अगेंस्ट ऑर्डर। तो आज इसकी सुनवाई है। जैसा भी निकल के आएगा कल देखेंगे इसे। अब ये कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का कि ये गुजरात महाराष्ट्र के बीच टसल का रीजन बन गया था एक टाइम पर, क्योंकि ये सेटअप करना चाहते थे। ये देखिए, फायर स्टॉर्म एज गुजरात वॉज पिक्ड ओवर महाराष्ट्र, क्योंकि ये सेटअप करना चाहते थे महाराष्ट्र में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई मंथ तक क्लियरेंस दिया नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र में उस वक्त रूल कर रही थी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट। ऐसे एलिगेशंस भी लगे बाद में। और एक ऑडियो क्लिपिंग में ये जो फॉक्सकॉन के चीफ है इन्होंने कहा भी था कि हम सेटअप करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, बट आप सेंटर को अपने साथ ले लीजिए तो कर पाएंगे। लेकिन नहीं हो पाया तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को गुजरात मूव करना पड़ा। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। अब ये है कि फॉक्सकॉन ने इस प्रोजेक्ट से ही बाहर निकल गया। वो कह रहा है कि हम, उसने रीजन दिया है कि जो वेदांता है, वेदांता ग्रुप, इस पे बहुत ज्यादा कर्ज है। तो हम इसको आज जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे उसके लिए ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको लेके हम लोग डाउटफुल हैं। तो ये प्रोजेक्ट तो नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि फॉक्सकॉन को इंडिया में इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम है। वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, बट इंडिपेंडेंटली करेगा अगर करेगा तो। ठीक है। इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट अभी भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये इंडिया के लिए एक सेटबैक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सेमीकंडक्टर एंड चिप, इसमें इंडिया को प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्ट्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉस्को एक्ट में आपको पता होगा कि अंडर 18 अगर आप कंसेंशुअल सेक्स भी कर रहे हैं, मर्जी से भी, एज अ रोमांटिसिज्म, तो भी आप पे पॉस्को एक्ट लागू होता है। तो इसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए चार में से एक केस ऐसा आता है जिसमें माइनर इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कंसेंशुअली, ठीक है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो हमें जजमेंट देने में बहुत दिक्कत आ रही है कि कैसे उसको पनिश कर दें। तो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलत चीज इसमें ये हो जाती है कि आपको देखिए ज्यादा बड़ी पनिशमेंट तो नहीं होती है, लेकिन आपको बेल नहीं मिल पाती है इसमें। कई लंबे टाइम तक आपको कस्टडी में रखा जाता है। ऑलराइट। और फिर आपका पूरा जो करियर स्पॉइल होता है सो अलग। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पैनल को कहा था, लॉ कमीशन को, कि आप कंसिडर कीजिए कि जो कंसेंट एज है 18, इसको रिड्यूस किया जा सके, या तो 16 या 17 या इवन 15। तो लॉ कमीशन ने कहा नहीं, हम इसके फेवर में नहीं है। ओके। तो अभी जैसे ही ये रिपोर्ट देगा अपनी तो फिर हम इसमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए उसने सिर्फ इतना कहा है कि हम फेवर में नहीं है एज को कम करने के। राइट। फिर ये सब ब्रिजभूषण का केस ही हमारे काम का नहीं है। मैंने से आपको कुछ सेक्शन बता दिए जो हमारे काम का था। फॉक्सकॉन का मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट ऑफ है। ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर वही है कि लॉ पैनल नॉट इन फेवर ऑफ लोअरिंग कंसेंट एज। और आपको याद होगा कि अभी यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल क्लियर किया था, क्लियर ए प्रपोजल टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फ्रॉम विमेन फ्रॉम 18 to 21 टू ब्रिंग इट ऑन पार विथ मैन। ऑलराइट। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये काम का तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जरा एक बार देखिए। इट इज दे स्टोल ऑटोमेटिक लग्जरी कार्स बाय हैकिंग इनटू सिक्योरिटी एंड जीपीएस सिस्टम ऑफ द कार एंड जैमिंग इट। टैलेंट देख रहे हैं आप देश का। एनीवे, काम का नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा था फनी वे में। दिल्ली पूरी पानी से भरी हुई है इस वक्त, क्योंकि काफी बारिश हुई है। ये सब भी पॉलिटिकल न्यूज है। यहाँ पर एक काम की न्यूज है हमारे लिए।
ये देखिए, एक नोमैडिक कम्युनिटी है लंबिनी। पहली इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी है कि कहाँ से आती है, तो ये आती है कर्नाटका से। ओके, ये किस लिए फेमस है, ये इनके एम्ब्रॉयडरी है, एक जीआई टैग मिला हुआ है उसको, संधूर लंबनी एम्ब्रॉयडरी। ओके, तो ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, संदूर लंबिनी एम्ब्रॉयडरी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये बनाती है लंबिनी नोमैडिक कम्युनिटी, जो कि आती है कर्नाटका से। ऑलराइट, बस इसमें इतना ही जानना है हमें फिलहाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह की टर्म जब भी आए ना तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है, येडुरु वासवन्ना कॉम्प्लेक्स ऑफ हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये अपने प्रीलिम्स नोट्स में ऐड करके रखिए। आप नोट्स ना दो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कीजिए अपने, और हमेशा A4 साइज की शीट में ही बनाइए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक अलग एंड मेन स्पेसिफिक अलग। जैसे अभी ये जो ऊपर आया हमारी एम्ब्रॉयडरी, ये अपने जो प्रीलिम्स वाले नोट्स है ना उसमें लिख के रखिए। ओके, A4 साइज के पेपर में बनाइए, रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। और जब कुछ इन डिटेल न्यूज आती है या इवन अच्छे कोटेशंस मिलते हैं हमें, या कहीं से रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिलता है, तो टॉपिक वाइज उसको, जो अपने जीएस के 4 पेपर है ना उसके अकॉर्डिंगली अपने पेजेस को अरेंज करके रखिए। अब यहाँ पे जैसे एक बात आई है कि सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स में। अभी 2-4 दिन पहले हमने कोटा का एक केस देखा था जहाँ पे सुसाइड किया था। ठीक है, उसी तरह से आईआईटी में बहुत केस आ रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी कल गई थी एक जगह पे, तो उन्होंने ये स्पीच दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आईआईटी में देखिए, पहले तो आप थोड़ा सिंपैथी के साथ वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि काफी सारे स्टूडेंट बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं आईआईटी से। ये देखिए, एज पर द डेटा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2500 स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटीज ड्रॉप्ड आउट इन द मिडिल ऑफ एकेडमिक सेशन इन 2019। तो इसके रीजंस क्या होते हैं? देखिए, एक रीजन तो होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है इंसल्ट और डिस्क्रिमिनेशन। अभी इंसल्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? देखिए, मैं किसी को पर्सनली कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को रिजर्वेशन के नाम पर टीज किया जाता है आईआईटीज में, दैट आप रिजर्वेशन की वजह से यहाँ तक पहुंचे, या आपको रिजर्वेशन की वजह से इतनी अच्छी ब्रांच मिल पाई जो एक पर्टिकुलर बच्चे को आपसे ज्यादा मार्क्स होने पर नहीं मिल पाई थी। तो ये रिजर्वेशन के नाम पे उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, वो एक स्ट्रेस की वजह बन जाता है। हमने कुछ फेमस केस भी देखे थे हैदराबाद का, मैं उसको कोट नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकल इशू बन गया था। तो एक तो पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस चीज के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए कि किसी भी तरह की बुलिंग अलाउड ना हो। अगर रिजर्वेशन है तो वो सिस्टम पूरे नेशनल लेवल पर है, उसके लिए किसी को पर्सनली टॉन्ट करना सही नहीं है। सेकंड, एक प्रोविजन है आईआईटी आईएम्स में कि ये जो वीक बच्चे आते हैं थोड़ी वीक कैटेगरी से, ओके, और स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस की अरेंजमेंट की जाए। अगर वो क्लास में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं टीचर की स्पीड के साथ, जिस तेजी से वो पढ़ा रहा है, या जितनी अच्छी लैंग्वेज, थोड़ी हाई टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके पढ़ा रहा है, तो उस केस में स्पेशल क्लास का प्रोविजन रखा गया था आईआईटीज में। लेकिन एक सर्वे बताता है कि सिर्फ एक आईआईटी था कोई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद बॉम्बे या मैड्रास, उसके अलावा बाकी किसी भी आईआईटी में ऐसी स्पेशल क्लासेस का प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो ड्रॉप आउट रेट है, उसके लिए लोग ब्लेम करते हैं कि रिजर्वेशन से आ जाते हैं बट यहाँ पर कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। बट उसके पीछे जो एक और रीजन है कि जब प्रोविजन है वहां पर स्पेशल क्लासेस का तो नहीं लगाई जा रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और फिर जब वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उसके साथ, तो या तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या फिर सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाना पड़ता है। ऑल राइट, तो ये 2 पॉइंट मुझे आपको बताने थे। देन मणिपुर में वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो भी है क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट खुद ही कोई कमेंट नहीं कर रही है उस पर। एनीवे, आईआईटी मैड्रास, मैंने आपको उस दिन बताया था ये एक अपना नया ओवरसीज सेंटर खोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने पहली विमेन हेड अपॉइंट की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, एलएनटी ने साइन किया है स्पेन के साथ, स्पेन की एक कंपनी है नवांतिया, उसके साथ कि हम नेवल सबमरीन्स बनाएंगे। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बार बार आता है तो आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। कभी प्रोजेक्ट 75 यूज होता है, कभी 75 आई, फिर इनके फीचर्स क्या है वगैरह वगैरह। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपको मेंस पे भी क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, हुआ क्या था 1999 में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने
एक गोल सेट किया था 30 ईयर प्लान का, ठीक है, फॉर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग। इसको अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है 74 प्रोजेक्ट एंड 78 पे, या ओवरऑल नेवी या डिफेंस के इंडिजनाइजेशन पे। तो इनके आपको ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, इस तरह की चीजें पूछी जाती है मेंस में। तो मैं आपको एक ही बार में पूरा समझा दूंगा यहाँ पर, फिर आपको इस तरह के न्यूज आर्टिकल आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इनमें। ओके, तो इन्होंने गोल रखा था कि हमें 24 कन्वेंशनल सबमरीन बिल्ड करनी है, कन्वेंशनल सबमरीन बाय 2030। तो ओवरऑल ये 30 इयर्स का प्लान था, ठीक है, 99 में हमने डिसाइड किया था। इन 24 में से 18 होंगी कन्वेंशनल सबमरीन एंड 6 होंगी न्यूक्लियर सबमरीन। और अभी तक हम सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन बना पाए हैं जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। एक और न्यूक्लियर सबमरीन हमने रशिया से ली थी बट वो वापस जा चुकी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब इसी प्लान के अंदर हमने दो सिस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75 आई इंडिया। सिर्फ आई बोलते हैं, आई फॉर इंडिया। तो हमने ये दो सिस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। ऑलराइट, इसके लिए हमने दो पार्टनर चुने थे, एक तो फ्रेंच था और एक स्पेनिश थी, यही वाली फर्म जो अभी न्यूज में आई है ना। ये दोनों फर्म को यहाँ से हमने दो ग्रुप चूज किए थे, या फर्म बोल दीजिए। इसका नाम था कुछ डीसीएनएस और स्पेनिश, ये जो अभी आपको न्यूज में दिखाया हमने। फर्म इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें हमने डिसाइड किया कि हम 6 डीजल इलेक्ट्रिक फ्यूल्ड स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन्स बनाएंगे, स्कॉर्पिन क्लास। ओके, और इंडिया से किसको पार्टनर बनाया? मैजिगन डॉक लिमिटेड को। ऑलराइट, हमने 6 सबमरीन बना लिए इसमें। पहली बनी कलवरी, ये नाम जरूरी है, याद रखिए, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वाक्षीर। अब ये सब ये बकवास न्यूज आर्टिकल आते हैं जो प्रीलिम्स पूछ कर आते हैं लोग, तो उसमें बोलते हैं एक आईएनएस वाक्षीर आई है तो वो पूरा डिटेल में घुस जाएंगे उसके, ये मछली के नाम पे रखा गया है तो ये नदी के नाम पे रखा, नॉट इंपॉर्टेंट। अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि हमारे पास 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बन गई है। ओके, तो ये हमारी तैयार है, लेकिन अभी सर्विस में इंडक्ट नहीं हुई है पूरी तरीके से सभी। इनके फीचर्स देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। वैसे वही हैं जो होते हैं सभी सबमरीन्स में। गाइडेड वेपन सिस्टम से लैस है, सुपीरियर स्टेल्थ यूज किया गया है, और नॉइस लेवल बहुत लो है, इस वजह से इसको डिटेक्ट करना भी, और साथ में साइलेंस टेक्निक भी यूज की गई है। तो इस वजह से इसको सोनार के थ्रू डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है अगर डिटेक्ट करना मुश्किल है तो। ऑलराइट, फिर काफी प्रिसाइज, एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज एंड पावरफुल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा भी ये और क्या क्या काम कर सकती है, तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग इसका एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा एरिया सर्विलेंस, अंडर वाटर माइन बिछा सकता है, अंडर वाटर माइन लेइंग। उसके अलावा कॉम्बैट ऑपरेशन तो ऑब्वियस है फिर, राइट। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 20 नॉट्स, और ये जा सकता है अप टू डेप्थ ऑफ 350 मीटर। ऑलराइट, और ये करीब करीब 2 हफ्ते तक पानी में स्टे कर सकता है अंदर, बाहर आए बिना। ऑलराइट, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं 75 आई पे। तो ये भी इसका सिस्टर प्रोजेक्ट ही था, दोनों को हमने साथ में ही प्लान किया था, लेकिन इसमें हमें थोड़ी लार्जर देन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनानी है। अब इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की वर्ड याद रखिए, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल। इसमें इंडिया ने कहा देखिए हमें इस सबमरीन में चाहिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि एआईपी, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूल सेल। देखिए एआईपी यहां भी था प्रोजेक्ट 75 की जो सबमरीन बनाई गई है, लेकिन वो फ्यूल सेल पर बेस्ड नहीं था। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था ना, फ्यूल सेल, ये वाली टेक्नोलॉजी फ्रेंच फर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है आप कह सकते हैं, और इस वजह से फ्रेंच इससे बाहर हो गए कि देखिए हम इसमें मदद नहीं कर पाएंगे।
तो स्पेन ने कहा है कि ठीक है, हमारा जो फर्म है वो आपकी मदद करेगा इसमें। ऑलराइट, यही न्यूज़ आज के पेपर में आई है कि स्पेनिश फर्म ने, और किसके साथ टाई अप किया? वो वाला टाई अप हुआ था मैसेगॉन डॉक लिमिटेड के साथ, ये हुआ एक प्राइवेट फर्म L&T, इट इज ए प्राइवेट फर्म। ऑलराइट, और स्पेनिश कंपनी जो इसमें हमारा साथ देगी वो है नवांटिया। तो ये दोनों मिलके प्रोजेक्ट 75I के अंडर बनाएंगे सबमरीन्स। ऑलराइट, अब इसके अलावा अगर आपसे मेन से पूछा जाएगा तो इसके सिग्निफिकेंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, दो ही चीजें पूछी जा सकती है, या तो ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? एक तो ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट देगा, क्योंकि कभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब चीजें बनती हैं तो काफी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर काफी सारा रॉ मटेरियल्स यूज होता है, तो आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती है छोटी छोटी, उनको भी अपना बिजनेस करने का मौका मिलता है। ओके, तो इट बूस्ट दी डोमेस्टिक इकोनॉमी। सेकंड, सेल्फ रिलायंस की तरफ प्रमोट करेगा ये हमारी डिफेंस को। ऑलराइट, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है वहां से, तो हम अपना खुद का बना रहे हैं। एंड जनरली होता ये है कि जितने भी हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, करीब करीब 70-75% हम डोमेस्टिक करते हैं, बाकी के लिए फिर हमें थोड़ी सी फॉरेन टेक्नोलॉजी की मदद लगती है। नेक्स्ट, दूसरा, अगर हमारी सबमरीन्स की इतनी बड़ी फ्लीट होगी हमारे पास, तो हम अपने इंडो पैसिफिक रीजन को बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, हमने देखा था चाइनीज सबमरीन श्रीलंका में डॉक तक कर गई थी। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन कल को आए तो उसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने इंडियन ओशन को। ओके, देन इट विल आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रेटेजिक डेटरेंट, ओके, अगेंस्ट एनिमीज पाकिस्तान एंड चाइना, और इससे फिर जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। ऑलराइट, ये सब हो जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंट। तो मैंने आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है पूरा डिटेल में। ऑलराइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब ये न्यूज आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी वही बात है कि हम अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं फ्रांस, तो देखिए जब भी उनके लोग यहाँ आते हैं या हमारे लोग वहां जाते हैं, कुछ ना कोई डिफेंस डील एक दूसरे को खुश करने के लिए भी की जाती है, इवन कई बार बाद में कैंसिल भी कर दी जाती है। तो एनीवे, तो हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं 26 नेवल वेरिएंट ऑफ राफेल जेट। अभी हम राफेल लेकर आए थे फ्रांस से, इसका दूसरा वर्जन चाहिए हमें जो नेवी यूज कर सके, जो हमारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना उन पे डॉक कर सके। ठीक, इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी हम डायरेक्टली खरीदेंगे फ्रांस से। बस इतनी सी न्यूज है। ये जो हमारे जयशंकर, इन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है गुजरात से। ये यूएसए ने कुछ किया है कि मतलब एक तरह का रिजर्वेशन ही था इनके यहाँ, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या एफर्मेशन, तो उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया, तो उसी को लेके हमारे काम का नहीं है। देन नथिंग फ्रॉम देयर हियर, वही यूसीसी का लेसन है, बहुत बात कर चुके हैं इस पे, बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि डिजायरेबिलिटी क्या है, यानी जरूरत क्या है यूसीसी लाने की, उसके बाद आपको इसमें चैलेंजेस पता है कि चैलेंजेस क्या है इसमें, इसको इम्प्लीमेंट करने में, और वे फॉरवर्ड, यानी कि ऐसी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की बजाय अगर हम सभी के पर्सनल लॉस को ही रिफॉर्म करके एक कॉमन लेवल पे लाना चाहें, समानता। ओके, जैसे अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि बस प्यूबर्टी हो गई तो शादी हो सकती है, जबकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट ने लगा रखी है एज लिमिट कि नहीं, 18 से पहले नहीं। तो इसमें अगर हम बराबरी लाएं तो ज्यादा बेटर होगा, वे फॉरवर्ड रादर देन गोइंग फॉर यूसीसी आउटराइटली। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप बार बार चाहे कितने भी लोग कितनी भी तरह के आर्टिकल लिख लें, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको इतना पता है, आप यूपीएससी के लिए तैयार हो, बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर भी इन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया है कि यूएस इंडिया के रिलेशन, लेकिन हम जब से फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर को, हमने कुछ चीजें देखी है कि हमने मिनरल अलायंस ज्वाइन किया है इंडिया ने। ठीक है, यूएस लेड था। हमने इंजन प्रोक्योर किया है वहां की कंपनी से अपने तेजस के लिए। हम स्पेस में कॉपरेशन करेंगे, ये हमने बात की थी। ट्रेड को लेके कुछ डिस्प्यूट्स है हमारे डब्ल्यूटीओ में, हम उनको रिजॉल्व करने के लिए बात कही थी हमने। उसके बाद हमने यूएसए से कहा है कि आप अपनी सेमीकंडक्टर कंडक्टर एंड चिप्स की असेंबली इंडिया में करने की कोशिश कीजिए, या कह सकते हो कि वहाँ की प्राइवेट फर्म्स को हमने रिक्वेस्ट किया इस काम के लिए। ओके, आप ये फैसिलिटी इंडिया में डेवलप कीजिए। तो बस इतनी ही बातें हैं, और सेम बोल बच्चन फालतू के कि वी आर डेमोक्रेटिक, बोथ आर डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी अप होल्ड करना चाहिए हमें, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म इन सब के अगेंस्ट होना चाहिए। अगर ये बातें क्लियर है तो इन आर्टिकल्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मणिपुर की सिचुएशन को लेके बात हो रही है। तो देखिए, एक बात इसने बहुत सही की है जो आपको अपने एग्जाम्स में जरूर लिखनी चाहिए, कि रूलर का साइलेंस जो होता है ना, जब जो गवर्नमेंट होती है उसका अगर साइलेंस होता है तो ये जो किलर्स होते हैं ना, ये और एम्बोल्डन हो जाते हैं। इसीलिए आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर जो परपिट्रेटर्स होते हैं ना, उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है मणिपुर में, कि जबरदस्ती काम की बातें तो नहीं की जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, उसकी बात नहीं करते हैं। ये बातें करते हैं कि कल्चरल लिंक्स, चाहे वो वेरीफाइड हो ना हो, वो श्योर शॉर्ट हो ना हो, लेकिन कल्चरल लिंक्स जोड़ते रहो, ताकि लोग इंडिया का पार्ट कंसिडर करने, मतलब ज्यादा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या थोड़ा अलग थलग ही रहा गया हमेशा से, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई ताकि वो अपनी जो कल्चर है उनका, उनके जो कस्टम्स को प्रिजर्व कर सकें। लेकिन अब ये जो गलत तरीके से किया जाता है ना, पीपल पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाइए, आप एजुकेशन के थ्रू बढ़ाइए, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बढ़ाइए, लेकिन ये लोग कैसे बढ़ा रहे हैं देखिए। इवन यहाँ पे गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट करती है, कि ये महाभारत में कहते हैं कि अर्जुन की जो फोर्थ वाइफ थी चित्रांगदा, वो मणिपुर की थी, तो हम सब पहले से एक हैं। ओके, ये बातें ठीक है, लेकिन वेरीफाइड नहीं है। और फिर एक गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस तरह की बातें प्रमोट करने में लग जाए काम छोड़ के, तो वो सही नहीं होता। दूसरा ये कहते हैं कि इवन जो लॉर्ड कृष्णा की वाइफ थी रुक्मणी, वो अरुणाचल प्रदेश के इदू मिश्मी ट्राइब को बिलोंग करती थी। ये बात सिर्फ आरएसएस नहीं, गवर्नमेंट भी करती है। तो ये राइटर का कहना है कि ये सब ठीक नहीं है। पहले आप जो काम है वो तो कीजिए। यू आर परपिचुएटिंग दी अनवेरिफाइड हिस्ट्रीज। एनीवे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़ाई किस में चल रही है, मिताई एंड कुकीज में। मिताई आपके रहते हैं मेजोरिटी प्लेन एरियाज में, और कुकीज रहते हैं हिल एरियाज में। अब कुकीज का आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें, वी वांट नथिंग शॉर्ट ऑफ सेपरेशन। वो कह रहे हैं कि सेपरेशन इज दी ओनली सॉल्यूशन। ये जो हिल एरियाज पे रहते हैं ना कुकीज, पहले तो ये बात क्लियर रखिए, कुकीज हिल एरिया पे मेजोरिटी है, और मिताई ये लोग प्लेन एरिया में है। अब इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर रखा है, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी ठप पड़ चुकी है वहां की। ओके, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, सब ठप पड़। तो अब मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, आप पार्शियली तो लिफ्ट कीजिए जरा इस इंटरनेट बैन को। तो गवर्नमेंट ने उस पर कमेंट करने की बजाय उल्टा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया ऑर्डर, कि हम नहीं कर सकते। मोर देन 50,000 पीपल आर ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लैशेज। अब जब बात यहाँ पे ये लोग सेपरेशन की करने लगे हैं, दैट वी वांट नथिंग शॉर्ट ऑफ सेपरेशन, तो ये सीधा सीधा इशू बन जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब अगर इतने बड़े मैटर पे भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, तो फिर सीरियस थ्रेट है ये। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस एक चीज है कि मैंने आपको बताया था कि टर्की ने रोक रखी है स्वीडन की मेंबरशिप नाटो में, क्योंकि नाटो का मेंबर बनने के लिए आपको सबका कंसेंसस चाहिए, सभी कंट्रीज का। लेकिन स्वीडन बनना चाहता है, बट टर्की कह रहा है नहीं, आप ये जो हमारे सेपरेटिस्ट टाइप के लोग हैं ना यहाँ पर, आप उनको बना देते हैं अपने देश में। तो एर्डोगन ने कहा चलिए, अब मैं आपको स्वीडन को एग्री करने को तैयार हूं, अगर आप टर्की को ईयू की मेंबरशिप देते हैं। हमें यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि मैंने आपको मैप दिखाया था टर्की का, जब मैंने कहा था ना इसका कुछ पार्ट यूरोप में है और मेजोरिटी पार्ट एशिया में आता है। तो वो कहता है आप हमें ईयू की मेंबरशिप दे दिए। ईयू की मेंबरशिप मिलना यानी कि पूरी यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं, अब तो यूके अलग हो गया है, इंग्लैंड को हटा दीजिए, लेकिन बाकी जितनी सारी कंट्रीज में आपको उनका पूरा मार्केट एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि ये एक लोकल मार्केट ही है, एक कंबाइंड मार्केट। ओके, तो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, पीपल मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है। आप आराम से किसी भी देश में जाइए, गाड़ी उठाइए और ड्राइव करते हुए पहुंच जाइए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो अब टर्की ने कहा है कि आप मुझे ईयू की मेंबरशिप दे दीजिए, तो मैं स्वीडन की नाटो मेंबरशिप के लिए एग्री कर जाऊंगा। इसराइल का मैं बता चुका हूं कि ये जजेस अपॉइंटमेंट को लेके कुछ बवाल चल रहा है। चाइना में यंग पीपल शादी से दूर भाग रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इसमें इसने वही वेदांता सॉरी, वेदांता एंड फॉक्सकॉन के चिप ड्रीम की बात की है। मैंने आपको बताया कि वेदांता पे बहुत सारे डेप्ट हैं, तो ये फॉक्सकॉन श्योर नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी देंगे हम वेदांता को, ये पे भी कर पाएगा। एंड नॉट जस्ट दिस वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट इसके अलावा भी दो प्रोजेक्ट और हैं जो खराब हो गए। जैसे एक था इंटेल और इसराइल के टावर का, ये भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट इन्होंने कहा है कि देखिए अभी हमारा मर्जर होने वाला है हम दोनों का, इंटेल एंड इसराइल की टावर का, टावर कंपनी का। तो
इन्होंने कहा है कि अभी आप हमारे प्रोजेक्ट को रोक दीजिए, हमें पहले मर्जर देखना है। लेकिन सच ये है कि इनके मर्जर को हुए 1 साल हो गए, 1 साल पहले अनाउंस किया था इन्होंने, बट लगता है कि शायद ये भी इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलराइट। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम $3 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब बनाएंगे कर्नाटका में। ऑलराइट। तो अब इनका जब मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही शायद कुछ हो पाएगा। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट था सिंगापुर बेस्ड आईजीएसएस वेंचर का, बट यहाँ पे तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी ने ही कुछ इसने कहा है कि यार ये प्रोजेक्ट अप टू द मार्क नहीं है, तो इन्होंने अभी बैक बर्नर पे डाल दिया है। तो ये 3 प्रोजेक्ट आप अपने उसमें कोट कर सकते हैं कभी आंसर, अगर ऐसा कुछ आता है सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकिंग को लेके, या इवन इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने का जो हमारा गोल है उसको लेके भी, कि हमारा गोल है उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है $10 बिलियन चिप इंसेंटिव स्कीम। लेकिन इस स्कीम के बाद भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट। तो ये आप अपने आंसर में कभी आता है इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है तो उसमें कोट कर सकते हैं। सेकेंड, India has identified electronics chip manufacturing as a key sector, okay, both to produce goods for domestic market and for export. ऑलराइट। तो एप्पल कहीं ना कहीं थोड़ी सी सक्सेस मिली है क्योंकि एप्पल ने अपनी असेंबली यूनिट लगाई है, लेकिन सिर्फ असेंबली यूनिट ही लगाई है, पार्ट्स कहीं और से इंपोर्ट कर रहा है और बस यहाँ लाके असेंबल कर रहा है। एज सच कोई ज्यादा हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है क्योंकि उसकी सारी डिजाइनिंग सब कुछ उधर हो जाती है यूएसए में। फिर बस असेंबल होने या तो इंडिया आते हैं या चाइना आते हैं। इवन चाइना में भी अब तो ना सिर्फ असेंबली बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी खासी कर रहा है एप्पल, बट इंडिया में अभी सिर्फ असेंबल कर रहा है। बट ठीक है, शुरुआत कहीं से तो होती है, तो वो तो ठीक है, मगर एप्पल के अलावा और कहीं किसी कंपनी ने ज्यादा इंटरेस्ट अभी तक दिखाया नहीं है। राइट। नाउ, building semiconductor in India is crucial for the government's vision to develop a domestic electronic supply chain and eventually reduce imports. China, despite some challenges, remains the number one destination for such manufacturing. इसके अलावा अब यूएस भी चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने अपना एक चिप्स एक्ट पास किया है जिसमें उसने कहा है कि हम $280 बिलियन की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के जो चेंजेस किए गए थे उसको लेके जो चैलेंज किया है ना, इसको हम कल जब जजमेंट आ जाएगा, मतलब आज जजमेंट आ जाएगा तो कल के पेपर में देख लेंगे। बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ जो इंडिया ने ये किया था। हुआ क्या था, पहले बीजेपी और पीपीपी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर नेम ऑफ दिस पार्टी, महबूबा मुफ्ती इनकी पार्टी थी। इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और दोनों ने सरकार बनाई। फिर उसके बाद बीजेपी ने विड्रू कर लिया, और जब विड्रू कर लिया तो गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था उसमें एक आर्टिकल था, तो उस वो कहता था कि पहले आप 6 मंथ का गवर्नर रूल लगाएंगे, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नर रूल लगता है अंडर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम था, और प्रेसिडेंट रूल लगेगा अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंडीशन ये थी कि आप 6 महीने का गवर्नर रूल लगाने के बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेटिशनर थे वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की और दिसंबर में गवर्नर रूल लगा दिया बिफोर एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये गलत हुआ था। ओके। अब जब कल जजमेंट आएगा तब उस पर बात करेंगे। यहाँ पर चाइना के जो स्ट्रेटेजिक लोग हैं ना, वो लोग कह रहे हैं देखिए इंडिया इंडिया को एक्सपेल करने के लिए एक एग्जिट क्लॉज होना चाहिए एचसीओ में, क्योंकि इंडिया ही एक अकेली कंट्री है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन एचसीओ एक डेवलपमेंट बैंक भी बनाना चाहता है, डेवलपमेंट बैंक, जिसको इंडिया ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया इस एक तरह की रुकावटें पैदा कर रहा है एससीओ समिट में। तो वो कह रहे हैं कि ईरान का आना तो अच्छा है कि ये इंडिया को काउंटर कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर इंडिया एक रुकावट की तरह काम कर रहा है एससीओ में, बिकॉज इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। क्योंकि यूएसए के चक्कर में इंडिया ने क्वाड भी ज्वाइन किया। ऐसा चाइनीज, हम चाइना के एंगल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मैप देखें तो इंडिया यहाँ है और जापान इधर कहीं है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, इधर है यूएसए। तो ये चारों को अगर आप मिलाएंगे तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल टाइप बनता है। तो इसी से निकल के आया है क्वाड समिट। राइट। और जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के संबंध चाइना के साथ अभी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। इकोनॉमिकली ट्रेड सब कुछ चल रहा है, बट स्ट्रेटेजिकली इनके संबंध कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना पूरे साउथ एशियन सी एंड ईस्ट एशिया सी में बवाल करके रखा हुआ है। और तो वो यही कह रहा है कि इस समिट में इंडिया ने काफी रिकॉर्डें पैदा की है। इवन अभी जो समिट हुआ था वर्चुअल, वो सिर्फ हार्डली 2 घंटे चला था। तो चाइना कहता है इतना इंपॉर्टेंट समिट आपसे 2 घंटे में खत्म कर दिया आपने, आप होस्ट थे इस बार।
तो ये दो बातें याद रखिए कि इंडिया ने एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स नहीं किया है, जो कि इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जो डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहता है एससीओ, उसको भी इंडिया ने अब तक सपोर्ट नहीं किया है। और तीसरा, कि इंडिया यूएसए की एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है, जबकि जब डोकलाम पे भी क्राइसिस चल रहे थे तो रिजॉल्व करने की बजाय आप उसके जस्ट 3 दिन बाद ही कॉर्ट समिट अटेंड करने चले गए थे। ऑलराइट, एंड एक इनकी डिजायर है कि एग्जिट क्लॉज भी हो, ताकि अगर मेंबर रुकावट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको एक्सपेल किया जा सके। यही क्रक्स है बस इस आर्टिकल का। पढ़ना है पढ़ लेना, वरना जरूरी नहीं है। 3-4 काम की बातें वो मैंने बता दी। देन इकोनॉमी में आज हमारे पास ऐसा कुछ काम का नहीं है जो जरूरत हो हमें, ठीक है। सब इन डेप्थ वाली बातें हैं जो आपके यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स स्पोर्ट्स, नथिंग मोर। तो दैट्स इट फॉर दिस। एंड देखिए एक चीज की मुझे एक तो पता नहीं चलता है, क्योंकि आपके कोई कमेंट्स मुझे मिलते नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। सेम गोज विद जो हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज चल रही है, उसको भी मैंने काफी इन डेप्थ लिया है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि आप लोग उतना डेप्थ में समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आप अपने व्यूज जरूर दीजिए कमेंट में, सो दैट इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।